ओके, यस। सो हेलो एवरीवन, आज से हम रिवाइज करेंगे वेव्स, ठीक है। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉट द पीडीएफ फ्रॉम द ग्रुप। यस, नहीं ठीक है, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, सो इफ समवन मिसेस समथिंग दे कैन ज्वाइन और दे कैन वॉच द वीडियो एज वेल, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ओपन द पीडीएफ फर्स्ट। एक बार पीडीएफ ओपन करो और उसको ऐसे स्क्रॉल अप करो सब लोग, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन मिथ ऑफ यू गाइज। तुम लोगों का जो एक भ्रम होता है ना, वो भ्रम मुझे दूर करना है, ठीक है। सो जस्ट ओपन द पीडीएफ दैट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप एंड स्क्रॉल अप। ओपन द पीडीएफ एंड स्क्रॉल अप। हाय जेनिल, हाउ आर यू? ओके, यस, वेव्स, ठीक है। ठीक, अरे वो इसके बात करना था, बट ठीक है, इट्स ओके। वेर इज कबीर? ठीक है, उसको बोलो क्लास ज्वाइन करे। ओके गाइज, नाउ इफ यू हैव जस्ट स्क्रोल्ड दिस इंटायर पीडीएफ, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड यहां पे 41 पेजेस दिया है, ठीक है। बट एक्चुअल में इनफैक्ट ईच एंड एवरी पेज में हाफ पेज का तो डायग्राम है और हाफ पेज का क्या है, कंटेंट लिखा हुआ है। गेटिंग इट? सो इनफैक्ट इफ यू आर थिंकिंग कि ये 41 पेजेस का पीडीएफ है, 21 पेजेस आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एंड देयर वी हैव गॉट द डायग्राम्स। गेटिंग इट? आधा बचा हुआ पेज कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सो यू सिंपली हैव टू read these concepts and that are only 20 pages. Is my point clear? So बाद में कोई मुझे ऐसे बोलेगा नहीं कि सर पीडीएफ 41 पेजेस का था, it's very tough, it's very hard, we don't get time. I don't want that foolish reasons. Okay, now let's start. See, there are two types of waves. One is longitudinal wave and one is longitudinal and one is transverse. So transverse waves means what? The waves in which particle का movement from their mean position, this is the mean position. Particles moves up and down, but waves moves in the direction perpendicular to the direction of movement of particles. यानी अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं वर्टिकल, ठीक है, if particles are moving like this, waves moves like this. Getting it? Like this. समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay? And in longitudinal what happens? अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वेव भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स is parallel to the direction of movement of wave. When direction of movement of particles is parallel to direction of movement of waves, it is longitudinal. When direction of movement of particles is perpendicular to the direction of movement of wave, it is transverse. Is my point clear? Yes. दोनों का डिफरेंस देखो, तुमको ये दिखाई दे रहा है ना, दोनों का डिफरेंस अभी बताता हूं तुमको। सी, ये डायग्राम दिख रहा है तुमको? ओके, अभी मुझे एक बार एक काम करते हैं। सिर्फ वेव ही दिख रही थी मतलब? ओके, एक ही बेसिस है डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। वो बेसिस बस ये है
कि तुमको देखना है कि तुम्हारा डायरेक्शन जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का, लाइक पार्टिकल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और तुम्हारे वेव किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. ठीक है, जैसे हियर let me first explain you one concept that is called as wave front. What is the concept? Wave front. अभी तुम बोलोगे सर ये नया क्या है? नया ये कुछ भी नहीं है. बस एक चीज समझो कि जैसे यहां पे ये एक वेव दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ. क्रस्ट मतलब ऊपर वाला कैप, ट्रफ मतलब नीचे वाला कप. ठीक है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ. सो वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ मिलके हमको एक वेव मिलता है. ठीक है, बट मुझे अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स लाइक रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है, तो इसको मैं कैसे यूज कर पाऊंगा? तो इसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट लाया. कौन सा कॉन्सेप्ट लाया? वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट? This one straight line represents the one wave. This one straight line represents the one wave. This one straight line represents the one wave. यानी ये तीन वर्टिकल लाइंस जो निकाले हैं, ये तीन वर्टिकल लाइंस ये तीन वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं. गेटिंग इट और नॉट? यहां तक समझ में आया होगा तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ठीक है, ये तीन लाइंस तीन वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांसवर्स है और कौन सा, विच वन इज ट्रांसवर्स एंड विच वन इज लॉन्जिट्यूडनल. सो टू आइडेंटिफाई दैट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज बी अ ट्रांसवर्स. इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज डिफरेंट, जैसे यहां पे देखोगे तो यहां पे ये ज्यादा है, यहां पे ये कम है, यहां पे वापस से कम है, यहां पे वापस से ज्यादा है. सो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है पता है? यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज है, यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है. सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ वेव इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ वेव. यहां तक समझ में आ गया क्या? अभी बोलो इब्राहिम, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ओके. अच्छा, अभी तुम लोग, जो कांस्टेंट है वो ट्रांसवर्स है, राइट? लॉन्जिट्यूडनल है, करेक्ट. तो हमको आइडेंटिफाई बस ऐसे ही करना होता है कि अगर मेरा पार्टिकल का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू द मूवमेंट ऑफ वेव, इट विल ऑलवेज बी अ ट्रांसवर्स. अगर मेरा पार्टिकल का मूवमेंट, देखो यहां पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, वाइब्रेशंस, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं? वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, राइट? यानी डायरेक्शन ऑफ वेव के फॉर्म में ही हो रहे हैं. सो व्हेन डायरेक्शन इज इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, इट विल बी अ लॉन्जिट्यूडनल. आई होप यहां तक समझ में आ गया. जुगादवीर समझा क्या? जुगादवीर सो गया है. ओके, अच्छा. नाउ एवरीवन प्लीज लुक एट दिस इक्वेशन एंड प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक एज वेल. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं बस तुमको राइट डाउन करने के लिए. लिख लिया क्या? जेनिल, कुणाल, इब्राहिम? वैसे कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. या तुमने तो बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा ने बता दिया मुझे. ओके, या ठीक है. देखो गाइज, ये सिंपल सा इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है? जो भी हमारा लाइट का स्पीड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू
lambda into frequency. Okay, this is lambda. Lambda represents wavelength. ये साइन को लैम्डा बोलते हैं, एंड दिस साइन इज एफ, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव्स फॉर्मिंग इन 1 second. What is the meaning of frequency? Please write this down. Frequency is number of waves forming in 1 second. You can say waves or you can say vibrations. ठीक है. वाइब्रेशंस का स्पेलिंग तुम लिख सकते हो अपने मन से, आईबी में पढ़ रहे हो तुम लोग. ठीक है, जल्दी से लिखो. ओके, ठीक है. अरे बेटा इधर देखो, क्वेश्चन ने बोला है साफ साफ. देखो पार्टिकल का मोशन कैसा है और वेव कैसे मूव कर रहा है. सो ये पार्टिकल का मोशन, ये वेव का मोशन परपेंडिकुलर है कि नहीं? सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव. गेटिंग इट? ओके. सेकेंड, देखो पार्टिकल का मोशन ऐसा ऐसा है और वेव का मोशन भी ऐसा है. मतलब पार्टिकल भी ऐसा मूव कर रहा है, वेव भी ऐसा मूव कर रहा है. तो ये पैरेलल है कि नहीं? सो इट मीन्स दिस इज लॉन्जिट्यूडनल. एंड वी हैव सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन क्लास एज वेल, इफ यू रिमेंबर, बिफोर योर मॉक्स. या ये हो सकता है. ये वाला भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये तो लॉन्जिट्यूडनल यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे ट्रांसफर साफ साफ लिखा हुआ है. ठीक है. ओके, चलो ठीक है. देखो रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट है, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हम जिंदगी में बहुत बार पढ़ चुके हैं. ठीक है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इफ यू हैव अ प्लेन सरफेस, प्लेन या स्मूथ सरफेस, प्लेन या स्मूथ सरफेस से मेरा मतलब है कि तुम लोगों के पास में एकदम चिकना, एकदम मक्खन. ठीक है. अभी हमारे इसमें एकदम चिकना कोई भी नहीं है यहां पे. ठीक है. जेनिल का एग्जांपल लेते, एकदम चिकना. जेनिल को दाढ़ी वाड़ी नहीं आती है शायद, या आती है जेनिल? अरे तेरा आवाज बहुत इको हो रहा है. ठीक है. देखो इधर मेरा कहने का मतलब यह है, व्हेन द सरफेस इज वेरी स्मूथ या स्मूथ जो भी है, व्हेन द सरफेस इज वेरी स्मूथ, माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. एंड ऑल इंसिडेंट एंगल्स, मतलब सबके लिए सेम ही रूल फॉलो होगा. ठीक है. मुझे एकदम क्लियर इमेज मिलेगी. कैसी इमेज मिलेगी? एकदम क्लियर इमेज मिलेगी. बट इफ लेट्स से सरफेस इज बिट अनइवन, ठीक है, इफ सरफेस इज अनइवन, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हो सकता है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा, रिफ्लेक्शन ऐसा हो सकता है. सो यहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा. सो फॉर रफ सरफेसेस आई ऑलवेज गेट द स्कैटर्ड इमेज. ठीक है. आई ऑलवेज गेट स्कैटर्ड इमेज. परफेक्ट इमेज नहीं मिल पाता है, बट फॉर स्मूथ सरफेस आई ऑलवेज गेट द परफेक्ट इमेजेस. इज माई पॉइंट क्लियर? या ठीक है. अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? एक वर्ड में आंसर चाहिए, एक वर्ड में. रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग. क्या है रिफ्रैक्शन का? और डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स स्प्रेडिंग. इट मीन्स व्हाट? स्प्रेडिंग. नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो? देखो
डिफ्रैक्शन में क्या होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे तुमको अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना है अपना, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, मैंने यहां से ऐसे हाथ डाल के ये वाले वेव फ्रंट को पकड़ा और ऐसे खींच के बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको खींच के बाहर निकालूंगा तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं गाइज? इसको मैंने ऐसे पकड़ा तो ये ऐसे यहां से चिपक जाएगा, ऐसे यहां से थोड़ा अंदर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो ये, बट ऑब्वियसली ऐसा शेप बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी सिंपल सा मतलब है मेरा कहने का, इमेजिनेशन कराने के पीछे पॉइंट बस ये था कि जब भी कोई लाइट किसी छोटे से गैप में से ट्रैवल होता है, ठीक है, इट स्प्रेड्स। व्हाट हैपेंस? इट स्प्रेड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। व्हाट आर द टू फैक्टर्स? पहला चीज डिपेंड करता है गैप साइज, ठीक है, कि ये जो गैप दिया है ये गैप का साइज कितना है, ठीक है। और दूसरा चीज डिपेंड करता है ऑन वेवलेंथ ऑफ वेव पर, वेव का वेवलेंथ कितना है। इफ माई वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप साइज, जिसको कभी कभी डी से भी डिनोट किया जाता है, इफ माई वेवलेंथ इज ग्रेटर देन गैप साइज, if my wavelength is greater than gap size, then only I get to see a maximum diffraction. जैसे जैसे ये गैप साइज बढ़ता जाएगा, if my gap size becomes greater than the wavelength, तो मेरा डिफ्रैक्शन बहुत कम होता जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वेवलेंथ गैप साइज से बड़ा है, then only I will get to see the diffraction. If my wavelength is smaller than gap size, I will not get to see the डिफ्रैक्शन। इज माई पॉइंट क्लियर? मतलब डिफ्रैक्शन होगा बट इतना कम लेवल का होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा। कहां पे होगा? सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, यस, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी क्या हो जाएगा कि समझो एक ही साइड में अगर हो रहा है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि देखो यहां तक जो है ना, इनके पास में पूरा खुला मैदान है ट्रैवल करने के लिए, बट ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये बेचारे अटक गए। तो ये जो खुले पार्ट वाले हैं ना, वो आगे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, और जो ये कॉर्नर वाले हैं ना, वो बेंड हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लाइट डिफ्रैक्ट्स अराउंड द एज। अराउंड द एज waves can curve. Why they curve? Because of this. Getting it or not? यानी after striking at the edge ये डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, और जो स्ट्राइक नहीं हुए वो स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे, नथिंग एल्स। इज माई पॉइंट क्लियर गाइज? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। नाउ जुगादवीर, आर यू देयर? आर यू देयर? या ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल और उसका एक सिंपल सा जवाब। सवाल ये, अगर कोई वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो वो वर्चुअल इमेज कहां फॉर्म होती है? दिस इज द क्वेश्चन। अभी इसका सिंपल सा आंसर सुनिए क्या है। आंसर इज वेरी सिंपल। जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। कहां पे फॉर्म होती है? यस, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर भी कैसे फॉर्म होती है? वी शो दैट रेज एज डैश्ड लाइंस, ठीक है। देखो, ये एक्चुअल रेज जो होते हैं, एक्चुअल रेज को कंप्लीट लाइन से दिखाया जाता है, बट जो रेज मिरर के पीछे जाते हैं उनको डैश लाइन से दिखाया जाता है। सो दिस इज द परफेक्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज एंड वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ओके। अच्छा, अभी हमारे पास में बस एक ही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए,
and that point is diffraction of light, sorry, refraction of light. ठीक है, this is important point. ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन में हमको एक पढ़ना है स्नेल्स लॉ, ठीक है, दूसरा पढ़ना है क्रिटिकल एंगल, तीसरा पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब ये स्नेल्स लॉ के लिए भी ना, मतलब इससे पहले तो हमको कंडीशंस देखनी है. कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये 4 पॉइंट में रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा. उसके बाद में जो भी पार्ट बचेगा उसको हम कल के क्लास में कवर करेंगे. सो ये 4 पॉइंट्स हमको समझने हैं अभी. सो आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. ठीक है, मैं जो भी सवाल पूछूंगा उनके तुमको जवाब देने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ सी, रिफ्रैक्शन को हमने बोला कि रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, सो लाइट को बेंड अगर होना होगा तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि हमको 2 मीडियम्स चाहिए. कितने मीडियम्स चाहिए? वी नीड 2 मीडियम्स. ठीक है, अभी ये 2 मीडियम में एक मीडियम डेंसर रहेगा और एक मीडियम रेयरर रहेगा. ठीक है, वाई डू वी नीड डेंसर एंड रेयरर? मुझे एक बात बताओ. ठीक है, देखो एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा. देखो यहां पे जेनिल है. व्हाट? नो, आई कांट हियर यू. क्या बोले? अच्छा, ठीक है, देखो ये जेनिल है. ठीक है, और जेनिल अभी जमीन पे खड़ा है और यहां से आगे ना एक स्विमिंग पूल है. ठीक है, यहां से आगे स्विमिंग पूल खड़ा है और यहां स्विमिंग पूल में कुणाल है. कौन है? कुणाल. ठीक है, यहां पे स्विमिंग पूल में कुणाल है. कुणाल ने यहां से किसी को तो देखा. ठीक है, कुणाल ने यहां पे किसी को तो देखा और कुणाल ने जेनिल को आवाज दिया, अरे जेनिल जल्दी आ, इधर कोई तो है. ठीक है, खूबसूरत सा कोई तो उधर खड़ा है या खड़ी है, जो भी है. ठीक है, सो जेनिल ने भागना स्टार्ट किया. ओके, और यहां पे स्विमिंग पूल है, इसमें पूरा का पूरा पानी है. ओके, पूरा का पूरा पानी है यहां पे. सो जेनिल ने यहां पे भागना स्टार्ट किया और यहां से जेनिल ने जंप करके स्विमिंग पूल में गया और यहां से वापस से भागना स्टार्ट किया. मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो. जेनिल की स्पीड इस वाले एरिया में ज्यादा रहेगी या इस वाले एरिया में ज्यादा रहेगी? आइदर वाटर और एयर, कौन से एरिया में उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? प्लीज टेल मी. यस, एयर में ज्यादा रहेगी. देखो यहां पे 2 मीडियम्स का कंपैरिजन हो रहा था. सेम टू सेम, अगर हमको रिफ्रैक्शन कराना है, रिफ्रैक्शन के लिए हमको 2 मीडियम चाहिए, एक चाहिए डेंसर, एक चाहिए रेयरर. गेटिंग इट? सो डेंसर और रेयरर मीडियम अगर हमको मिल गया, देन ओनली वी विल बी एबल टू सी द रिफ्रैक्शन. अभी कैसे? समझो ये नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है. यहां से एक एंगल आया, एंगल थीटा. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, डेंसर से रेयरर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है? गलत. फ्रॉम डेंसर टू रेयरर it moves away from normal. If rarer to denser जा रहा है, rarer to denser में towards normal bend होगा कि away from normal? Towards normal. Getting it? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि उसको वहां पे स्पेस नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए जल्दी. rarer to denser. मुझे बताओ, जेनिल एयर में जल्दी भाग रहा था कि वाटर में ज्यादा फास्ट भाग रहा था? एयर में. तो एयर में एंगल बड़ा है, वाटर में उसको ज्यादा जल्दी स्पीड नहीं मिल रही भागने के लिए. यस और नो? सो दैट्स व्हाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. ये 2 कंडीशन हमको हमेशा ध्यान में रखनी है. ये 2 कंडीशंस वापस से सब लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे. मैं सवाल पूछूंगा, सब लोग जवाब देंगे. तुमको जवाब देना है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स
डेंसर टू रेयरर कहा जाएगा और रेयरर टू डेंसर कहा जाएगा। बस एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको अभी? ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, स्नेल्स लॉ। नाउ व्हाट डज स्नेल्स लॉ सेज? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि देखो, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज होती है। क्या चीज होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? ये कंपैरिजन वाला नंबर है, कंपैरिजन वाला, कि अगर मैं इंडिया में पानी में भाग रहा हूं और इंडिया में ही एयर में भाग रहा हूं, तो मेरा स्पीड कितने प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या कम होगा, ये उसका नंबर देता है हमको, ठीक है। सो इसने क्या बोला कि समझो तुम एयर मीडियम में भाग रहे हो। कौन से मीडियम में भाग रहे हो? कौन से मीडियम में भाग रहे हो तुम एयर मीडियम में भाग रहे हो और एयर से भागते भागते तुम वाटर में पहुंच गए। यस और नो? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर, राइट। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वाटर का हमको पता नहीं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n लेंगे, ठीक है। सो जब भी मैं यहां से यहां ट्रैवल कर रहा हूं, यहां पे मेरा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होगा। सो एक सिंपल सा इक्वेशन उसने हमको दे दिया। व्हाट इज दैट सिंपलेस्ट इक्वेशन? दैट इज n1 साइन इंसिडेंस इक्वल्स टू n2 साइन रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। गेटिंग इट और नॉट? सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन कैसे आया? तुमको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा एंगल है। मीडियम n1 है, मतलब मीडियम पहला वाला है, तो n1 वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। समझ में आ रहा है? दिस इज द जनरल इक्वेशन। इसको स्पेसिफिक कैसे करेंगे? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहां पे साइन i आ जाएगा, इक्वल्स टू n2 की वैल्यू n पुट कर देंगे तो यहां पे साइन r आ जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विल बी साइन i अपॉन साइन r। ये हमारा सिंपल छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड्स। इतना सही बोला है स्नेल्स लॉ ने। स्नेल्स लॉ ने इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। स्नेल्स लॉ का कहना बस इतना था कि तुम जो भी मीडियम से जा रहे हो और जिस भी मीडियम में जा रहे हो, तो तुम्हारा डेंसिटी के बेसिस पे तुम्हारा स्पीड भी चेंज होगा और तुम्हारा एंगल भी चेंज होगा। सो तुम्हारा एंगल कैसे चेंज होगा? तो वो साइन ऑफ एंगल के बेसिस पे तुम देख लो और उस मीडियम के रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे देख लो। गेटिंग इट? तो अगर मैं तुमको यहां बोर्ड पे दिखाऊं तो तुमको भी यहां पे दिखाई देगा स्नेल्स लॉ। देखो, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमारा भी n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर आंसर आया कि नहीं आया? लेकिन वो कब आया? जब हमने पहला मीडियम कौन सा लिया? एयर लिया। समझ में आया कि नहीं? इब्राहिम समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, धीरे धीरे और ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा, अभी यहां से एक कंक्लूजन हमको ड्रॉ करना है। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? सी, मुझे एक बात बताओ, एयर और वाटर का ही कंपैरिजन लेंगे। आज जेनिल बहुत हमारे काम आ रहा है, ठीक है, जेनिल को बहुत भगा रहे हैं हम आज। देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है, दैट इज 1.33। देखो, स्पीड जेनिल की एयर में ज्यादा थी, यस और नो? और वाटर में जेनिल की स्पीड कम थी, करेक्ट? बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस and refractive index of water is more. So if you observe, if refractive index जब कम है तब स्पीड ज्यादा है, तो हमको एक सिंपल सा कंक्लूजन यहां पे ड्रॉ करना था कि इन द गिवन मीडियम व्हाट इज दैट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर मैं तुमको सिंपल ये बता दूं कि समझो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है,
मुझे बताओ किसमें स्पीड ज्यादा रहेगा? लाइट का स्पीड सो किस में रहेगा? वाटर में स्पीड ज्यादा रहेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो स्नेल बाबा ने इतना ही बोला था, इससे ज्यादा स्नेल्स ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग ओनली, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसे तुम कह सकते हो। क्या हो रहा है ना, तीन कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीन कंडीशंस देखो। फर्स्ट कंडीशन में मेरा कोई तो एक एंगल है थीटा, और यहां पे ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ओके। दिस वन इज डेंसर मीडियम। ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है लाइट शुड ट्रैवल, लाइट और लेट से वेव हाँ, लाइट और वेव शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी तभी ये दोनों होंगे, अगर ये कंडीशन नहीं रही तो ये दोनों भी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो समझो यहां पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ तो हो जाएगा, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गेटिंग इट और नॉट? तो जैसे जैसे मैं ये वाला एंगल बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस चला जाएगा। कैसा चला जाएगा? अलोंग द सरफेस। तो ये जो एंगल होता है ना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? सो यहां पे लिखो सब लोग, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या? क्रिटिकल एंगल मीन्स एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। गेटिंग इट और नॉट? सो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वाला। समझ में आ रहा है? यस। तो ये थर्ड कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है। अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे सेम मीडियम में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लुक एट दिस 3 डायग्राम्स और ये पढ़ो पूरा का पूरा पॉइंट। प्लीज रीड ऑल दीज पॉइंट्स, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सब लोग। उसका मिनिमम एंगल एज सच कुछ नहीं होता है, हमको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल चाहिए, दैट्स इट। यस यस, गेटिंग इट? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, बस यहां पे ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। देखो, इफ माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल जैसे रहता है हमेशा, अवे फ्रॉम नॉर्मल वैसे रहेगा। इफ माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, देन माई रिफ्रैक्टेड एंगल विल गो along the surface. If my angle of incidence is greater than critical angle, my refracted ray will be internally reflected in the same medium. Is my point clear? And if it is, please raise your hands जिसको भी समझ में आ गया है। Right? Yes. Very good guys. इब्राहिम, तुमको वापस से एक बार ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सी, अगर तुम ये पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार में ही पूरा का पूरा नहीं समझ में आएगा,
इसको जब तुम वापस से पढ़ोगे ना पूरा का पूरा अप टू 18 पेजेस, तो तुमको समझ में आएगा कि अरे ये बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में रखने हैं. गेटिंग इट और नॉट? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, बस अभी एक पॉइंट ये वाला देखेंगे हम कि मैंने तुमको बताया कि हमारा n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला आया था. यस और नो? ओके. अच्छा, यहां पे उल्टा हो गया साइन. देखो हमारा n1 साइन r1 i1, समझो n1 साइन r इक्वल्स टू n2 साइन r. ये i है, ठीक है, दिस वन इज i. अभी मैं तुमको सिंपली क्रिटिकल एंगल की कंडीशन बता रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे. ठीक है, अभी हमारा क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम से रहेगा. लेट अस अज्यूम रेयरर मीडियम एज एयर, तो n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी. यस और नो? और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होता है फॉर क्रिटिकल एंगल. सो n sin c will be equals to n sin c will be equals to 1 into sin 90 is also 1. So 1 into 1 is 1 only. So refractive index is equals to 1 upon sine of critical angle. देखो 1 upon sine of critical angle या sine of critical angle is equals to 1 upon n. यही इक्वेशन हमको यहां से मिलता है. तो तुमको ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. इफ योर रिफ्रैक्टेड मीडियम इज एयर, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला. और आई थिंक ये फॉर्मूला तुमको वो दे भी देंगे एग्जाम में. गेटिंग इट और नॉट? इज माई पॉइंट क्लियर गाइज? यस यस, सेम टू सेम. समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? ओके. अच्छा, अभी द बेस्ट यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ इज फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स. किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए. व्हाट? देखो, द बेस्ट यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रियल लाइफ इज फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स. और ऑप्टिकल फाइबर्स भी क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स में हम जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज फॉर इंटरनेट. इंटरनेट की जो वायरिंग्स होती है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन जहां पे भी इन्वॉल्व होता है, वहां पे यूजुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके ही चीजें की जाती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? रीड दिस पॉइंट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या रहेगा? अगर रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट्स इट. नो, एक्चुअली उसको डेवलप ही उस तरह से किया जाता है कि कौन से भी सरफेस पे किसी भी एंगल में लाइट आए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो ताकि वो टोटल इंटर रिफ्लेक्ट हो जाए. गेटिंग इट? यस. तो देखो यहां तक हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूनिट कर लिया है. ठीक है, नाउ इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहां तक तुम लोग रिवाइज करो बिफोर अटेंडिंग क्लास टुमारो. ओके, कल के क्लास से पहले तुमको यहां तक का पूरा रिवाइज करके रखना है. फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम करेंगे कल के क्लास में खत्म. ठीक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है इसके बाद में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, साउंड वेव्स एंड रिफ्रैक्शन के एक दो कॉन्सेप्ट जो कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़े इंपॉर्टेंट है. बस उतना सा ही मैं बताऊंगा एंड वी विल कवर अप दिस इंटायर यूनिट. और तुम इसका वापस से रिवीजन करके संडे मॉर्निंग में टेस्ट दे सकते हो. इज माई पॉइंट क्लियर?
Yes or no? That's it. ठीक है.